हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। जिन भी एस्पिरेंट्स का आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ में सिलेक्शन हुआ है, जो रिसेंट अभी आपके सीआरपी नाइन्थ की जो लिस्ट आई है, साथ ही जो सीआरपी एट्थ की रिजर्व लिस्ट आई, उन एस्पिरेंट्स का काफ़ी कमेंट सेक्शन में पिछले 2-3 दिन से कमेंट्स मिल रहे थे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब मेल आएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आज का सेशन उसी पर बेस्ड है, और ये बेस्ड है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो मैंने देखा कि जो डिफरेंट बैंक्स हैं, बैंक टू बैंक कुछ सर्टेन डिफरेंसेस थे, राइट। लेकिन जो चीज़ें कुछ कॉमन थी और जो ज़्यादा ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, वो अपने डिस्कस कर लेते। फिर जैसे ही आपके पास से मेल आए, उससे एक बार टिक आप उन चीज़ों को कर लेना कि जो मेल में रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से मैं किस में लैग कर रहा हूँ, आप उसको फुलफिल करना। क्योंकि जब भी आपके पास से मेल आएगा, कम से कम आपको 15 दिन का टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली मिलेगा। तो आप अपने मेल चेक करते रहिएगा। जो पर्टिकुलर बैंक आपको अलॉट हो, उसकी ऑफिशियल साइट भी चेक करते रहिए, क्योंकि वो साइट पर भी आपकी लिस्ट डालेंगे, और उसका वेन्यू और डेट साइट पर भी डालेंगे कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पर्टिकुलर जो पर्सन है, उसका वेरिफिकेशन कौन सी डेट को होना है, क्या उसके वेन्यू है, तो वहाँ भी चेक करते रहिए। तो चलिए अपने देखें कि इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे आईडी प्रूफ है। अब आईडी प्रूफ में आपके पास जो कुछ भी है, जैसे आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपके पास है जैसे वोटर आईडी है। आई थिंक कि ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से वोटर आईडी तो एटलीस्ट आपकी जरूर होगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी चल जाएगी। अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी चल जाएगा, आईडी प्रूफ है वो भी, राइट। आई थिंक पैन कार्ड में लेकिन आपका रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता है, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि ड्राइविंग लाइसेंस में डेफिनेटली रेजिडेंशियल प्रूफ है, वोटर आईडी में रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो इनमें से। और इन एडिशन टू दिस, आधार मैंडेटरी है, तो आधार आपका चाहिए ही चाहिए। आधार अगर आपका नहीं बना हुआ है तो ये प्रक्रिया में डाल दीजिए। नहीं भी बन पाया कोई बात नहीं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ बनाने के लिए, जो चालान आपको मिला, आप उसकी कॉपी भी ले जाएंगे, काम चल जाएगा, राइट। तो इनमें से जो कुछ भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इन एडिशन टू दीज, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। नहीं पूरा कंप्लीट होके आए तो जो चालान जनरेट हो उसकी कॉपी रख लीजिए। देन नेक्स्ट चलिए पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी बनवाना ही बनवाना है। तो पैन कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है, बहुत बच्चों का नहीं बना हुआ होता, तो नहीं बना हुआ है तो आप उसको बनवाने की प्रक्रिया में डाल दीजिए। पैन कार्ड आ गया, वेल एंड गुड है। तब तक नहीं आया कोई बात नहीं है, जो चालान जनरेट हुआ वो प्रूफ आप रख लीजिए और वो वहां शो कर दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तीसरा अगर देखें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की सबकी आपकी एक एक कॉपी तो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और कम से कम एक एक नहीं, आप दो दो बनवा लेना। फोटो कॉपी दो दो सेट बनवा लो, सेल्फ अटेस्टेड कर लो, साथ ही ओरिजिनल सबके कलेक्ट कर लो। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? जो जो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल आपने फॉर्म फिल के टाइम में भरे, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, 12th का, कॉलेज का, अगर सेमेस्टर वाइज है आपका मार्कशीट तो सेमेस्टर्स की, देन आपका पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें जो जो कुछ भी आपके पास है और जो मिल सकता है। अभी जैसे आप पे का कोई चीज़ नहीं आई है मान लो, तो उसकी का अगर आपके पास प्रोविजनल है तो एक बार प्रोविजनल ही ले जाना। तो उससे क्या, आपको वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर देंगे। हो सकता है कोई बॉन्ड वगैरह छोटा मोटा आपसे भरवाए, बट वो कोई भी अंडरटेकिंग लेके आपकी और आपको रिलैक्स करेंगे। तो जो जो फॉर्म फिल के टाइम में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने बताई है, भी आपने जैसे ग्रेजुएशन तक बताई है तो ग्रेजुएशन तक का चाहिए। भले ही आप पीजी है लेकिन आपने अगर वहाँ मेंशन नहीं की है तो वो नहीं चाहिएगा। लेकिन अगर मेंशन है तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन आपका सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, इन सब के ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप बिल्कुल संभाल के रख लीजिए। उनके दो सेट फोटोकॉपी के तैयार करके वो सेट बना के रख लीजिए। देन
एक जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। आई थिंक ये सिर्फ आपके क्लर्क के लिए नीडेड है, पीओ के लिए नहीं ज़रूरत है इसकी। तो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट जो भी है, अब इसमें अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है कहीं भी 10th में, 12th में या कॉलेज लेवल पे, तो आप उसका जिस भी साल रहा है जहां वो मेंशन्ड है, उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जरूर साथ ले लीजिए। नहीं है और कोई आपने छोटा मोटा जो भी कोई कोर्स कर रखा है, तो उसकी भी सर्टिफिकेट फिर आपको चाहिएगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी। देन डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी बनी हुई है अलग से, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, वेल एंड गुड है। नहीं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उस पर भी मेंशन्ड है, वो भी सफिशिएंट है। और अगर डेट ऑफ आपका डेट ऑफ ये बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, तो ये ले लीजिए। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये तो कम से कम 10 फोटो तो आप अपनी बना के अलग से रख लीजिए। अब एक जो इशू आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बैंक टू बैंक के डिफर करेंगे। तो कम से कम मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई 2 मांग लेता है, कोई 3 भी मांग लेता है, कोई मस्ट कर देता है आपका जो लास्ट अपने कॉलेज या स्कूल, स्कूल तो कहाँ से छोड़ोगे, कॉलेज ही। तो कॉलेज जो का जो लास्ट कॉलेज से आप पास आउट है उनका वो मांग रहे हैं। तो आप एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेट जरूर, अगर आपके पास एक स्कूल या कॉलेज लिविंग के टाइम का सर्टिफिकेट है, तो एक तो वो हो गया, एक स्टेट ऑफिसर से ले लीजिए। अदरवाइज दोनों ही फिर गेजेटेड ऑफिसर से आप एक बार ले लीजिए। अगर कोई स्कूल कॉलेज का उस वक्त आपके मेल में स्पेसिफाई होके आ जाए कि ये चाहिए, तो कोशिश करना कि वो आपको मिल जाए, राइट। लेकिन एक बार के लिए आप उसको नहीं करके, आपके पास है वेल एंड गुड है, क्योंकि वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट का काम करेगा अगर वो मेंशन नहीं है तो। और साथ ही अदरवाइज आप 2 गेजेटेड ऑफिसर का, कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, कोई जैसे आपके किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ लीजिए, बैंक के मैनेजर को पकड़ लीजिए, देन आपके जो भी ये तहसील के जो भी एसडीएम लेवल का बंदा है, इवन आपके जो सीनियर टीचर एंड एजुकेशन लाइन में भी बहुत है आजकल, तो सीनियर टीचर एंड अबव जितने भी हैं, ये सभी आपके अटेस्टेशन कर सकते हैं। तो किसी को भी पकड़ लीजिए और उनसे करवा लीजिए। देन एक है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा वाइड है, इसकी क्वारीज भी ज़्यादा है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ एलिब्रेट कर दूँ, काफ़ी डाउट्स आएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट इसी सेशन में ही ख़त्म हो जाए, रिजोल्व। तो एससी या एसटी जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है एक बार, तो उसमें कोई पीरियड, जब तक उस सर्टिफिकेट में पर्टिकुलर में, एक बार मैंने ऐसा केस भी, कोई किसी की क्वारी आई थी जिसमें उस जो सर्टिफिकेट जिन्होंने इश्यू किया उसमें 20 ईयर्स का या 25 ईयर्स का टाइम मेंशन था। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने बर्थ उस SC/ST के अगर आप बिलोंग करते हैं, तो सर्टिफिकेट पे देख लीजिए कि कोई ड्यूरेशन मेंशन है क्या। होता तो वो लंबा है भी सब जगह नहीं, कोई रेयर ही कुछ स्टेट्स में है। तो अगर ऐसा है तो आप देख लीजिए। अदरवाइज एक बार आपका बन गया वो वेल है। लेकिन ये बनना चाहिए जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट में SC या ST का एक बार आपके बन गया, उसके बाद दोबारा इसकी बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट सेकंड, कुछ जो आप ही में से जो एस्पिरेंट्स हैं, कुछ जैसे लास्ट ईयर मैंने इसको काफ़ी फॉलो किया था, तो उसमें कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए, जैसे किसी ने, कोई SC या ST से बिलोंग करता है, आइदर बॉय और गर्ल, मान लो SC और ST का लड़का या लड़की है और उसने जनरल से शादी कर ली, तो क्या उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ को बेनिफिट मिलेगा? तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो जिस कास्ट में जन्मा, जैसे जो SC या ST की कोई लड़की है और उसने जनरल से शादी कर ली, तो उसका राइट खत्म भी नहीं होगा। भाई अगर कोई SC या ST, मान लो कोई एक लड़की है और उसने शादी कर ली जनरल कास्ट से, अब तो उसका जो राइट था शेड्यूल कास्ट का, कैटेगरी का, वो राइट उसका रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। हाँ, उसके काउंटर पार्ट को राइट नहीं मिलेगा।
ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये बार बार क्वारी आती है कि उस काउंटर पार्ट को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो जिसका जन्म जहां हुआ है, जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो जन्म से है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो जन्म से है, जिस जाति में आपने जन्म लिया है आपके फादर की जो कास्ट है वही आपके साथ कैरी होगी। मैरिज से कास्ट का स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये क्वारी बहुत आती है, ये ध्यान में रखिए। जैसे देन इसी तरीके से अगर आपके पास ओबीसी की कैटेगरी है, राइट, तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर में अगर कोई लोग आते हैं तो वो जरूर ध्यान रखें कि कम जो नोटिफिकेशन में जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था कि 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का जो कमेंट जो मैक्सिमम आएगा वो ये आएगा कि मेरा उस पीरियड के बाद का है, राइट। जैसे ये जब भी कभी नोटिफिकेशन मान लो सितंबर में निकला, अगस्त में निकला, अक्टूबर में निकला और उस वक्त उन्होंने दे दिया कि 1 ईयर से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि आप क्रीमी लेयर में हैं या नहीं आपका स्टेटस चेंज होता रहता है। आज एक जो बंदा क्रीमी लेयर में है वो हो सकता है कल क्रीमी लेयर नहीं सॉरी क्रीमी लेयर में नहीं है, वो कल क्रीमी लेयर में आ सकता है। तो इस वजह से इसको 1 ईयर की इसमें वो दिया है। सो अगर आपने, लेकिन जो क्वारीज आएंगी वो ये आएंगी कि मेरा उस पीरियड में मैंने नहीं मेरा बना हुआ था, मैंने बाद में बनाया, नाउ आई मीन मैं अभी क्रीमी लेयर में नहीं हूँ, तो उससे वो सफिशिएंट है, वो आपको टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आप सेंट्रल जो फॉर्मेट है उसमें बनाइए और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्होंने बता रखी है कि जैसे तहसीलदार एंड अबव या जो भी कुछ बताया है उन्हीं का बना हुआ होना चाहिए, राइट। किसी चक्कर में मत पड़ना, कहीं जैसे कोई सब तहसील है नायब तहसीलदार बना रहा है तो उनसे भी जाके आप रिक्वेस्ट कर लेना, भले उससे किसी उससे बड़े अधिकारी से सीएससी करवा लेना, काउंटर सिग्नेचर वो कर देते हैं, तो वो जरूर आप मन में संशय मत रखना। हाँ, ये ओबीसी के लिए भी वो लागू होगा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट भी बाई बर्थ, जिसका जिसके पिता ओबीसी में है उन्हीं की संतान ओबीसी में होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के जाट है, हरियाणा में जो जाट हैं वो ओबीसी में नहीं है, राइट। राजस्थान बिल्कुल एडजॉइनिंग है, इसके जाट ओबीसी में है। अब किसी हरियाणा के जाटों की लड़की ने और अगर राजस्थान के जाटों के लड़के से शादी कर ली, राइट, मतलब हरियाणा की कोई गर्ल है और उसकी मैरिज जो हुई वो हुई राजस्थान के बॉय से, तो हालांकि उसके हस्बैंड को ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा लेकिन उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा। अगर हाँ, और उसी तरीके से अगर कोई राजस्थान की कोई लड़की है और उसने हरियाणा में शादी कर ली और उसको राजस्थान में मिल रहा है तो वो कैटेगरी उसकी चेंज नहीं होगी, वो ओबीसी में ही रहेगी। ये जरूर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें, राइट। इसके अलावा और तो कास्ट सर्टिफिकेट में आई थिंक क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। फिर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी किन्हीं में है तो थोड़ा सा आप ये जरूर देख लीजिए कि उसमें आपकी जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जिन्होंने इश्यू किया है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एमओ वगैरह होते हैं उनका जो दिया है, राइट, उसका तो वो नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फॉर्मेट वही होना चाहिए जो इन्होंने मतलब जो नेशनल लेवल पे जो फॉर्मेट है, बैंक सभी नेशनल लेवल के फॉर्मेट फॉलो करता है, ये एक जनरल है आपके लिए, राइट। तो वो अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, ये डिसेबिलिटी वाला। अगर जैसे आपको जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है उससे लोअर ऑफिसर का आग्रह है तो आप प्लीज आप उसको बनवा लीजिए। देन एक है एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो दूसरे जो है इन एडिशन टू दैट उसको क्या और चाहिए कि भाई मैंने नौकरी की उसका प्रमाण पत्र देना है, तो उसके लिए कि मैं रिटायर्ड हुआ एक फला सर्विस से, तो एक तो जो इनका पेंशन का पीपीओ जो पे पेंशन ऑर्डर या कुछ ऐसा है, पेमेंट पेंशन ऑर्डर या पेंशन पेमेंट ऑर्डर में भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एक तो पीपीओ की डिमांड होती है, एक जो लास्ट आपका जहां से आपको रिटायर्ड किया गया है उसका जो लेटर होता है वो आपको चाहिए।
उनकी फोटोकॉपी भी, उनकी ओरिजिनल। देन एक जो लोग किसी सर्विस में, और स्पेसिफिकली अगर आप जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं मेंशन नहीं किया, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेंशन किया तो वहां से भी देना पड़ेगा। और अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपको देना ही देना है। और अगर आप के पास वहां से वहां आप फाइनल रिलीव नहीं हो पाए हो, मतलब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, तो जो प्रक्रिया आपने शुरू कर दी, भाई जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, आपने रेजिग्नेशन दे दिया या 1 मंथ नोटिस दे दिया, जो कोई भी वहां की प्रक्रिया आपने ऑप्ट की, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम डे दो। अगर आपकी 1 मंथ सैलरी वहां से कटती है, अगर आपको, अगर आप वो प्रॉपर उनको नोटिस नहीं देते हैं, तो आप 1 मंथ उनको नोटिस तुरंत दे दीजिए। और फिर जब भी आपका डीवी आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो जो कोई प्रक्रिया आपने अपनाई कि जैसे आपने उनको 1 मंथ नोटिस दिया और रेजिग्नेशन विद नोटिस आपने दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ साथ लेके डीवी के टाइम में जाइएगा। कुछ बैंक्स ने जो लास्ट आपका एम्प्लॉयर रहा है उसका भी उसकी एनओसी भी सब कुछ ने क्या, आई थिंक सभी ने मांगी है एनओसी, उनसे एनओसी भी चाहिएगी, तो वो एनओसी भी ले लीजिए। तो वो जैसे ही वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है वो एनओसी भी दे देते हैं, और ऑटोमेटिकली आई थिंक वो अंडरस्टूड भी में भी होती है। अब एक छोटे छोटी जो क्वारीज आप लोगों की आती है वो इसमें आपकी स्पेसिफिकली किसकी आएंगी, जैसे आपके किसी का सरनेम गलत है, किसी के 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग है, उसमें कहीं VRR लिखा गया, कहीं VIR लिखा गया, तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि वहां जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपसे रूबरू होंगे या जिनसे आपका पाला पड़ना है, वो अच्छे लोग हैं, वो आपका भला चाहते हैं, राइट। तो जब तक आपकी दो चीजें होती हैं, देखो एक मिस्टेक होती है, एक चीटिंग होती है। अगर मिस्टेक आपकी उनको लगे कि बोनोफाइड नहीं है, तो आपका कुछ भी वहां बिगड़ने वाला नहीं है, आपको टाइम देंगे वो। अगर उनको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें दुरुस्त करवाने की जरूरत महसूस होगी तो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे और आपको टाइम दे देंगे। लेकिन जैसे आपने एज गलत भर दी या आपसे गलती से एज गलत भरी गई और आप उस एज के क्राइटेरिया में उसकी वजह से आप का जो अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया था उसी से आप बाहर हो गए, कोई ऐसी गलती आपसे होगी, मैं नहीं कह रहा कि आपने इंटेंसली की, बट आपसे कोई टाइपिंग मिस्टेक ही ऐसी होगी और जिसकी वजह से आप वहां गलत प्रूव हो गए। गलत इन द सेंस कि जैसे जो एज आपने आपकी एक्चुअल में है उस एज ग्रुप वाले बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस आपका जो भी सिलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। या आपने है आप जनरल के SC या ST में से किसी भी वजह से आपका SC ST की लिस्ट में सिलेक्शन हो गए, तो वैसे आप उसके डॉक्यूमेंट भी कहां से प्रोड्यूस करोगे, आपका सिलेक्शन जाना ही जाना है, कोई इफ एंड बट उसमें है ही नहीं। एक इसमें मेरे से रह गया EWS वाला, मैं देखो थोड़ा सा एक इरेज करके वो और समझा दूं। तो आप मेरा जो मेन जो मोटिव है वो ये है, ये सब चीजें बताने का कि छोटी छोटी क्वारी आपको उनके लिए एक जनरल जो मेरा आपके लिए है वो ये है कि वहाँ जो बैठे हैं वो आपके वेल विशर्स, उनकी भी कोशिश ये रहेगी कि इनकी अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको दुरुस्त करने के लिए इनको टाइम दिया जाए, क्योंकि ईच एंड एवरीबडी जानता है कि सिलेक्शन कितना मुश्किल है, ये जो बच्चे आए हैं इन्होंने कितनी मेहनत की है, राइट। तो दूसरा, इन बच्चों से कितने लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, आप सेलेक्ट होंगे, आप आपका एक परिवार डायरेक्ट उससे उसका बेनिफिशियरी, कुछ परिवार इनडायरेक्ट उसके बेनिफिशियरी, तो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि एक छोटी सी गलती की वजह से उन सबको परेशान कर, राइट। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अब एक EWS का, और जो आजकल जैसे EWS का पिछले 2-1 साल से जो हुआ है, तो इसमें भी अगर जो भी इस कैटेगरी में बच्चे आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, सेंट्रल फॉर्मेट में अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पहले से नहीं है तो अभी रिसेंट बनवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए
और साथ क्योंकि इसका भी स्टेटस चेंज होता रहता है, तो ये भी अगर पुराना है तो ऑब्वियस आपको उस पीरियड नोटिफिकेशन वाले पीरियड में मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो आप उसको रिन्यू करवा लें। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्होंने बताई है, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी आई थिंक रेवेन्यू ऑफिसर्स में तहसीलदार एंड अबव ही बताया है। तो अगर आपकी सब तहसील है और नायब तहसीलदार ने बनाया है तो आप उस पे एसडीएम या तहसीलदार से काउंटर साइन जरूर करवा लीजिए, सीएस करवा लीजिए। तो बाद में अगर वहां आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आई ना तो वो आपको अंडरटेकिंग ले लेंगे और वो आपको रिलैक्स कर देंगे कि भाई ठीक है, इश्यू किया नायब तहसीलदार ने लेकिन सीएस किया हुआ है, काउंटर सिग्नेचर एसडीएम ने भी किए हैं कि वो भी इसको एडमिट कर रहा है कि ये राइट राइट। तो ये जरूर आप किसी भी में भी जहां इन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी हैं या ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी हैं, इसमें आई थिंक इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स में एटलीस्ट तहसीलदार को किया है, वो देख लेना थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन में जाके। तो अगर तहसीलदार है आपका, नायब तहसीलदार ने किया है तो उसको सीएस जरूर करवाना, क्योंकि वहां कुछ लोग, कोई सेंटर ऐसा भी हो सकता है जहां बहुत ही कोई अड़ियल हो और वो बिल्कुल उसका लकीर का फकीर बन जाए कि भाई तहसीलदार एंड अबाउ चाहिए और ये नायब तहसीलदार है तो मैं तो इसको नहीं मानता, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। पिछली बार 18 मई 2017 का शायद एक केस ऐसा था जिसमें उन्होंने उसका नायब तहसीलदार का था और उसको शायद बच्चे को अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ा। हुआ क्या, उसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अल्टीमेटली सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो बच्चा कोर्ट में चला गया, तो ऐसी पोजीशन नहीं आए। जिनमें डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी भी कमी है तो प्लीज उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। हाँ, ये कोई सरनेम और इनके लिए वरी मत कीजिए। एज आपने कोई गलती से गलत भरी गई लेकिन आप उस क्रिटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ज्यादा करेंगे आपसे एक बॉन्ड ले लेंगे, कोई खास बात। सेकेंड, अब जो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब के लिए आपको चिंता भी नहीं करनी है, जैसा मेल में आए वैसा करना। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा कुछ बैंक्स ने आपको कहा कि आप करवा के लाइए, कुछ बैंक्स ने खुद अपने लेवल पे आपसे 1500 रुपए से ले 2000 रुपए तक के बीच में, किसी ने 1600 रुपए, किसी ने 1800 रुपए, किसी ने 1900 रुपए आपसे डिपॉजिट लिया और वहीं जिस स्टेशन पे आप गए वेरिफिकेशन के लिए वहां किसी हॉस्पिटल में आपका चेकअप करवाया। तो उसके लिए चिंतित आपको नहीं होना है, अभी कोई पैनिक नहीं होना है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी जब तक आपके पास मेल में स्पेसिफिक कुछ नहीं आए कि भाई आपको करवा के देना है तो ही आपको पेन लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, राइट। उसके लिए मेल का इंतजार करना है। आपके जो रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं और आप लोगों से मैं मेरी चीज शेयर करना चाहूंगा कि अब जब भी जिसके किसी के भी एस्पिरेंट्स के पास मेल आए वो प्लीज अपने चैनल पे जाके सिंपली लर्निंग मैथ @gmail.com अपनी साइट पे उसका मिल जाएगा आपको। तो मेल जरूर अपनी कॉपी ले, आप अपना नाम हाइड करना है तो हमें बता दीजिए, आपका हाइड कर लेंगे और नहीं नीड है तो वेल एंड गुड है। बट आप मेल जरूर भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बड़ा ये पीरियड बड़ा क्रूशियल रहता है। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक बड़ा बच्चों में बच्चे पैनिक होते रहते हैं, क्योंकि अब ये इंतजार शुरू हुआ और इंतजार बड़ा पैनिक होता है। तो प्लीज आप, अगर आपका मेल आ जाएगा तो हम सब लोगों से वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों बच्चों का भला हो पाएगा। सेकेंड, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हो या हमारी चैनल ने लगा आपको कि कुछ हेल्प की है तो प्लीज़ उसको दूसरे लोगों को भी बताइए कि ये चैनल ठीक है, यहाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही यहाँ स्टडी के भी जो सेशंस चल रहे हैं रेगुलर, क्वांट और रीजनिंग के तो रोजाना 4 से 5 सेशंस चलते हैं, तो उनके लिए भी बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट डे।